वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमको बात करनी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में जो एक्ट आया है, हमको आज उसकी बात करनी है। एक्ट का नाम क्या है? द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, राइट? बहुत ध्यान से। अब ये नेगोशिएबल का मतलब क्या, हमको इस एक्ट में पढ़ना क्या क्या है, अगर हम वो पहले देखें भाई पढ़ना क्या क्या है हमको वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ना है जिनको हम नेगोशिएबल कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर यार ये बताओ पहले सब नेगोशिएबल का मतलब क्या है। तो भाई मेरे नेगोशिएबल का मतलब सिंपल मतलब होता है ट्रांसफरेबल, बराबर है। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर सकता है तो हम क्या बोलेंगे, वो इंस्ट्रूमेंट क्या है आपका? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है? कोई भी डॉक्यूमेंट। यहाँ पर हम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं जो मनी से रिप्रेजेंट होते हैं। से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे जैसे कि होता है प्रोमिसरी नोट, सुना होगा आपने, जैसे कि होता है सब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या होता है हमारा फेवरेट चेक। तो मेजरली हमको जो बात करनी है वो तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करनी है, और इन तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट का जिक्र जो है जो हमारे बिजनेस में यूज होते हैं उसका पूरा का पूरा जिक्र इस टॉपिक में है, जिसका नाम क्या है? द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। चले स्टार्ट करें हम अपना कंसेप्ट बहुत ध्यान से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत एक्ट काम का होता है हमेशा। अगर हम ओवरऑल बात करें द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 ओवरव्यू की बात करें तो साहब जो ओरिजिनल एक्ट है हमारे पास, राइट, उसमें इतने सारे चैप्टर्स में डिवाइडेड है। अगर हम लगभग देखें तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तो हो गए चैप्टर्स, राइट। पूरा का पूरा जो एक्ट है जिसमें 147 सेक्शंस हैं, राइट, पूरे के पूरे एक्ट में सब इन्होंने डिवाइड जो किया है 17 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, और टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं? 147। अब इंट्रोडक्शन की बात करें, भाई नेगोशिएबल क्यों आया है, क्या है, कंसेप्ट क्या है, वो हम बात करें। सबसे पहले इंट्रो की बात। द लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज द लॉ ऑफ द कमर्शियल वर्ल्ड। भैया इसका मतलब ये ऐसा लॉ है जो फाइनेंस वर्ल्ड को इन्वॉल्व करता है। हमने ऑलरेडी बात की है बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक, और ये तीनों ही चीजें कहाँ पर कमर्शियल वर्ल्ड में यूज आती हैं। विच वॉज इनेक्टेड, ये एक्ट इनेक्ट किया गया है to facilitate the activities in trade and commerce, making provision for giving sanctionity to the instrument of credit which could be deemed to be convertible into money, जिसको हम आगे जाकर मनी में कन्वर्ट कर सकें। आज मैंने आपको एक महीने का चेक दिया है, आज मेरे पास पैसा नहीं है, राइट, बट हाँ एक महीने बाद आप उसको बैंक में लगाएंगे, आपका चेक एनकैश हो जाएगा। ये क्या होता है आपका? इजिली कन्वर्टेबल इनटू मनी, जो हमारा फैसिलिटेट करता है ट्रेड को, कॉमर्स को। एंड इजिली पैसेबल फ्रॉम वन पर्सन, इजिली पासेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पास ऑन हो जाता है। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। अगर ये एक्ट नहीं होता और हम इसी तरीके से काम करते तो लॉ ने बोला कल के दिन कोई डिफॉल्ट हुई, से फॉर एग्जांपल मैंने आपको चेक दिया और अगर चेक किसी लीगली अथॉरिटी से बाइंड नहीं होता है और वो बाउंस हो गया तो आप कहाँ पर जाते हो उसका रिलीफ लेने के लिए? अब अगर बाउंस हुआ तो भाई सेक्शन 138 है जिसमें आप केस फाइल कर सकते हैं सामने वाले पर्सन के अगेंस्ट में जिसका चेक बाउंस हुआ है। तो लॉ ने क्या बोला? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, इस ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट को लाने का? इज टू लीगलाइज, कि भाई जो भी आपने ये इंस्ट्रूमेंट दिए ना, प्रोमिसरी नोट हुआ, बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ, चेक हुआ, इसमें अगर कहीं कॉन्ट्रावेंशन या कहीं डिफॉल्ट होती है तो आप कोर्ट में कोर्ट का सहारा लेकर आप केस फाइल कर सकते हैं so that the instrument can be exchanged hand to hand by negotiation like other goods। और एक और फायदा क्या है भाई, अगर लीगल सिस्टम है तो आप एक तरह से आश्वस्त हैं कि कल के दिन अगर कहीं समस्या हुई तो सब हमारे लिए लीगल सिस्टम बैठा हुआ है, हम लीगली सामने वाले से क्लेम कर सकते हैं।
द लॉ इन इंडिया रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज टू बी कंटेन्ड इन, ये पूरा का पूरा एक्ट क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. दिस इज एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू प्रोमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक. मेजरली सब ये एक्ट का जो प्रियम्बल है, जो उद्देश्य है, वो इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए बात करता है. प्रोमिसरी नोट सेक्शन 4. अरे भाई सेक्शन याद रखने का है तो सिंपल यार, प्रोमिसरी नोट. नोट में कितने अल्फाबेट्स हैं? आप बोलोगे सर 1 2 3 4, तो सेक्शन क्या हो गया? 4. चेक कितने अल्फाबेट्स हैं? 6, तो सेक्शन क्या हो गया? 6. और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में राइट सेक्शन 5, इसका कोई तरीका नहीं है. अरे भाई ये तो बीच में आ रहा है ना, 4 और 6 के बीच में, तो हमारा प्रोमिसरी नोट, चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, ये 3 सेक्शन आपको याद हो चुके हैं जो हमने बात करनी है. बट nothing herein contained affects the RBI Act 1934, Section 21, which provides the banks to have the right to transact government business in India. मतलब आरबीआई गवर्नमेंट के बिजनेस को काम कर सकती है, गवर्नमेंट का काम आरबीआई ही करती है. और अफेक्ट एनी लोकल यूसेज रिलेटिंग टू इंस्ट्रूमेंट इन अ ओरिएंटल लैंग्वेज. लॉ ने बोला आरबीआई किसी भी तरीके से गवर्नमेंट का फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, वो नेगोशिएबल एक्ट नहीं रोकता है. तो ये तो हुआ यार इंट्रो पार्ट की भाई नेगोशिएबल में हमको पढ़ना क्या क्या है. अब ध्यान से, तो हमने ऑलरेडी बात की है कि द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की बात है ये कॉन्सेप्ट. अब ध्यान से, अगर आप बात करोगे, अगर आप यहां से यहां तक बीच में हमने डाल दिया स्लैश, अगर आप द नेगोशिएबल को काउंट करोगे तो इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं? 13. और चाहे तो आप यहाँ पर इसको छोड़कर आप इंस्ट्रूमेंट एक्ट को काउंट करोगे तो यहाँ पर भी 13 है. भाई सेक्शन 13 में तीनों इंस्ट्रूमेंट का जिक्र है, तो आपको एक और सेक्शन याद हो गया. कुल मिला के आपको 4 सेक्शन याद हो चुके हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के. सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक की बात करता है. एंड सेक्शन 13 में ये तीनों के तीनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कवर होते हैं. और सेक्शन 13 भी आपको याद हो चुका है. द नेगोशिएबल देखें, इंस्ट्रूमेंट एक्ट देखें, अकॉर्डिंगली आपको याद हो चुका है. अब द नेगोशिएबल, ये नेगोशिएबल शब्द का मतलब क्या है? ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. इसका मतलब ये है यहाँ पर जो ट्रांसफर हो रहा है एक व्यक्ति से दूसरे पर्सन, ये दोनों पर्सन लिविंग पर्सन है. अरे भाई दोनों पर्सन कौन है? लिविंग पर्सन है, तभी तो वहां पर ट्रांसफर होगा. अरे भाई मिस्टर ए की डेथ हो गई तो आप क्या चेक दोगे मिस्टर ए की कब्र पर जाकर रख दोगे चेक क्या, या आप ऊपर जाओगे मांगने के लिए कि भाई मिस्टर ए पैसा दे दे मेरा? लॉ ने बोला साहब यहाँ पर जो ट्रांसफर हो रहा है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में हो रहा है. तो अगर यहाँ से हम इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश करें तो बेसिकली ये लिविंग पर्सन के बीच में होगा. वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इंटरवॉइवर्स वर्ड यूज होता है, ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्सन, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा. आगे इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? तो इन्होंने बोला इंस्ट्रूमेंट मतलब रिटन डॉक्यूमेंट बाय विच राइट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अनदर. याद रखना, अगर कोई चीज है, अगर कोई डॉक्यूमेंट है और वो डॉक्यूमेंट आपके राइट क्रिएट नहीं करता तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ड्राफ्ट, एक डॉक्यूमेंट ही बोलेंगे उसको हम. बट अगर उससे आपके राइट क्रिएट हो जाते हैं तो फिर लॉ ने बोला है उसको हम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं. राइट, बहुत ध्यान से. तो इसका मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या बोल रहा है भाई? वो ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो क्या होगा ये नेगोशिएबल. और इंस्ट्रूमेंट मतलब जिससे किसी के राइट्स, ऑब्वियसली अगर एक पार्टी के राइट आएंगे तो दूसरे पार्टी की लायबिलिटीज आने वाली है, ये क्रिएट होता है तो उसको, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को अब हम क्या बोलेंगे लीगल लैंग्वेज में? अब हम वर्ड यूज करेंगे इंस्ट्रूमेंट, ना कि उसको हम डॉक्यूमेंट बोलेंगे. आगे द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट. अब ध्यान से, जिस भी पर्सन ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो व्यक्ति डील कर रहा है, लॉ ने बोला है वो पर्सन ने एक्वायर्ड किया है किसी दूसरे व्यक्ति से
राइट, बाय बोनाफाइड। बोनाफाइड मतलब गुड फेथ में आपने वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिया है। आपने वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसे लिया है? गुड फेथ में लिया है। आपने उसको मूर्ख नहीं बनाया, आपने कोई फ्रॉड नहीं करा, आपने कोई झूठ नहीं बोला, सिंपल गुड फेथ में इंस्ट्रूमेंट लिया है, एक बात। एंड दूसरी कंडीशन क्या है? फॉर वैल्यू, मतलब आपने वो कंसिडरेशन इन्वॉल्व है उसमें, राइट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब अगर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्वायर किया है और उसमें दो चीजें प्रेजेंट हैं, पहला तो बोनाफाइड तरीके से लिया, दूसरा फॉर वैल्यू देकर लिया है, तो लॉ ने बोला फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 1 लाख रुपए दिया, आपने उसके बदले में मुझे अपना चेक दे दिया एज अ सिक्योरिटी की अगर मैंने आपका 2 महीने में पैसा वापस नहीं किया तो भाई आप ये बैंक में पैसे चेक लगाकर अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। नहीं कर पाए तो सेक्शन 138 में केस फाइल कर देना कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जाकर, और अपना पैसा रिकवर करवा लेना। ये हुआ आपका कंसिडरेशन का पार्ट कि भाई मैंने आपको 1 लाख दिए और आपने मुझे चेक दिया। आगे, that irrespective of any defect in the title of the transferer, लॉ ने बोला अगर आपने इंस्ट्रूमेंट गुड फेथ में लिया है, अगर आपने इंस्ट्रूमेंट बोनाफाइड तरीके से लिया है, अगर आपने इंस्ट्रूमेंट बिना कोई डिफॉल्ट करे लिया है, प्लस कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, वैल्यू इन्वॉल्व है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं यार? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आगे, इसका मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट, द वर्ड इंस्ट्रूमेंट मींस अ डॉक्यूमेंट विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। बिल्कुल सही है, दोनों शब्दों को जोड़ दे, नेगोशिएबल एंड इंस्ट्रूमेंट, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो फ्रीली ट्रांसफरेबल है बाय कस्टम ऑफ ट्रेड, जिस नेचर ऑफ ट्रेड में हम इन्वॉल्व करते हैं उसमें ट्रांसफर होता है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर होता है। अब ट्रांसफर होगा तो कैसे होगा? बाय मेयर डिलीवरी, मैंने आपके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट दे दिया है, या एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी करा है, उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिख दिया मैंने कि पे टू एक्स और हिज ऑर्डर, तो एंड डिलीवरी आया। जो भी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट में जो राइट है, जो प्रॉपर्टी है, इज एन इन सच अ इंस्ट्रूमेंट पासेस टू द बोनाफाइड ट्रांसफरी फॉर वैल्यू, राइट। ये कंसेप्ट है भाई, याद रखना, बोनाफाइड एंड वैल्यू दो चीजें बहुत जरूरी हैं। आगे, तीन तरह के हम बात करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तीन टाइप के होते हैं। सेक्शन नंबर 13 हमें याद हो चुका है। एक होता है यार प्रोमिसरी नोट, सेक्शन 4, एक होता है चेक, सेक्शन 6, और एक होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, सेक्शन 5। अब ये तीनों इंस्ट्रूमेंट पेबल ईदर टू द ऑर्डर, हम किसी पर्सन को ऑर्डर पे, किसी पर्सन के ऑर्डर पे देंगे, या फिर पेबल टू द बियरर, सब जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको देंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास चेक है बट मेरे पास उस चेक पे नाम नहीं है, तो मतलब मुझे वो चेक पे उतना अमाउंट रिकवर करने का राइट है क्योंकि वो चेक अभी मेरे पास है। आगे, जो भी ये इंस्ट्रूमेंट है आपका, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू ऑर्डर। अच्छा, जब भी हम किसी व्यक्ति के ऑर्डर पे करेंगे तो उस व्यक्ति का निश्चित नाम लिखा होगा। इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, साफ साफ लिखा है कि भाई पे टू एक्स। When it is expressed to be payable to a specified person, हमको जो देना है इंस्ट्रूमेंट मिस्टर एक्स को देना है, और इसमें कोई प्रोहिबिशन कंडीशन नहीं है ट्रांसफर करने की। दैट इज इट इज ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। एन इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू द बियरर, हम इंस्ट्रूमेंट को बियरर कब कहेंगे? व्हेन, जब साफ साफ लिखा है कि ये इंस्ट्रूमेंट जिसके पास में है उसको मिलेगा बेनिफिट इसका। When the only and the last endorsement means signing of the instrument on the instrument is a endorsement in blank, याद रखना, तभी तो वो बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है कि जिसके पास में है उस पर नाम नहीं लिखा है कि ये किसका है। अगर नाम लिखा होता तो वो हमारा स्पेसिफिक बन जाता, ऑर्डर पे करना पड़ता। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे, बहुत सारे फीचर्स होते हैं किसके? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। भाई एक तो फ्रीली ट्रांसफर होता है, सब ए ने बी को ट्रांसफर करा, बी ने सी को किया, सी ने ई को करा, अब तक जेड तक करा, फिर Z1 ने, Z2 ने। लॉ ने बोला जितनी बार भी ट्रांसफर करना है करो, हमें फर्क नहीं पड़ता,
जब तक वो एनकैश ना हो जाए या उसकी मैच्योरिटी ना आ जाए। कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनी नंबर ऑफ टाइम टिल इट्स सेटिस्फेक्शन। एक बात, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। लॉ ने बोला अगर कोई HIDC है, HIDC मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स, मॉड्यूल में HDC है, हम इसको वर्ड यूज करेंगे HI, होल्डर इन ड्यू कोर्स। राइट, ये HIDC है, दैट इज कॉल्ड होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स है, होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑब्टेन गुड टाइटल टू द इंस्ट्रूमेंट। भले ही पुराने वाले पर्सन ने, जिसने वो इंस्ट्रूमेंट मुझे दिया है, और अगर मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गया तो भी मेरा टाइटल पे फर्क नहीं पड़ेगा, प्रीवियस होल्डर के टाइटल से मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप बोलोगे सर फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए क्या क्या होता है। पहला, आपने बोनाफाइडली गुड्स लिया है, गुड फेथ में लिया है, फॉर वैल्यू लिया है, मैच्योरिटी के पहले लिया है, बिफोर मैच्योरिटी, तो हमने क्या बोला है आपको, और डिफेक्ट से आपको फर्क नहीं पड़ता। द HIDC कैन स्यू वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम, वो केस फाइल कर सकता है खुद के नाम पर। प्रिजम्पशन, जब भी हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो बहुत सारे प्रिजम्पशंस हैं। प्रिजम्पशंस मतलब अजम्पशंस। नेक्स्ट चार्ट में हम बात करने वाले हैं कि भाई प्रिजम्पशंस मतलब क्या होता। ध्यान से, a presumption a negotiable instrument is correct it is presumed unless contrary is proved। लॉ ने बोला प्रिजम्पशन मतलब कंसिडरेशन के लिए ड्रॉ किया गया, डेट डली है, साइन है, ट्रांसफर हुआ है, प्रॉपरली एक्सेप्टेंस है, मतलब बेसिक जो चीजें होती हैं जो किसी इंस्ट्रूमेंट को वैलिड इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में डालती हैं, तो उन्होंने बोला वो हमारा प्रिजम्पशन है कि उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में सब चीजें प्रेजेंट हैं। अगर कोई कॉन्ट्ररी, अगर किसी व्यक्ति ने प्रूव कर दिया कि देखो सर ये इंस्ट्रूमेंट दिया था, इस पे ना तो आदमी का नाम लिखा है और ना ही कितने रुपए का है, ये कुछ नहीं लिखा, तो फिर लॉ ने बोला फिर अदरवाइज है। अदरवाइज हमारा बेसिक असम्पशन ये होता है कि भाई जो भी इंस्ट्रूमेंट दिया गया वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्वच्छ इंस्ट्रूमेंट है। एग्जाम्पल, शेयर सर्टिफिकेट विद ब्लैंक ट्रांसफर डीड, डिपॉजिट रिसिप्ट, मेड रिसिप्ट, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं। राइट, तो फर्स्ट चार्ट हमने बात की है कि भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, और हमने क्या क्या बात की है। हमने बात की है कि भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर सके, उसको हम क्या बोलेंगे, अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पर्सन मतलब दोनों व्यक्ति जिंदा रहेंगे, हम यहाँ पर एक वर्ड यूज कर सकते हैं, और वो वर्ड क्या है सब, इंटर वॉइवस। आगे, अब ओवरऑल चैप्टर में देखना क्या क्या है। चैप्टर ओवरव्यू की बात करें बहुत ध्यान से। Negotiable Instrument Act can be broadly covered under the following heading: notes, bills and check की बात की है। राइट, आगे, पार्टीज टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक, हमको ये देखना है भाई कौन कौन पार्टीज हैं, बहुत ध्यान से। इंटरनेशनल लॉ और पेनल्टीज क्या है, पेनल्टी प्रोविजन भी हमको ध्यान में रखना है कि भाई पेनल्टीज चैप्टर्स क्या है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन की बात करें, the law relating to negotiable instrument is the law of commercial world which was enacted to facilitate the activities in trade and commerce, making provision for giving sanctionity to the instrument of credit। अरे भाई अगर ये चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट नहीं होता तो हमेशा फिर कैश से काम होता, और कैश में तो पैसा, अच्छा ये चेक ने, फॉर एग्जांपल मैंने किसी पर्सन से क्रेडिट पे आज गुड्स उठाए हैं, अब उस पर्सन को मैंने 3 महीने का चेक दे दिया, तो एक तरह से देखें उसको पैसा नहीं मिला आज, बट फिर भी उसको पैसा, वो मुझे एक चेक की, मतलब लीगल सिस्टम है इसलिए वो बात कर रहा है, और वो चेक की गारंटी पर मुझे 3 महीने का क्रेडिट दे देगा, बिजनेस सर्कुलेशन बहुत फास्ट होगा, मैं वो गुड्स का पेमेंट करके फिर से नया उठा लूंगा, मैं वही चीज आपका 3 महीने में एक बार कर पाता, पहले वो चीज बेचता, फिर पैसा रियलाइज करता, फिर आपका ऑर्डर प्लेस करता, फिर से आता। यहाँ पर चेक से कितना फटाफट क्रेडिट सिस्टम हो गया है। टू द इंस्ट्रूमेंट
to the instruments of credit which could be deemed to be convertible into money, convertible into money and easily passable from one person to another, right? So लॉ ने बोला है सब कि लॉ ने बोला है कि ये हो गया तो बहुत अच्छा है, राइट? इंपॉर्टेंट चीज है अगर कन्वर्टेबल इनटू मनी है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू लीगलाइज दिस सिस्टम। भाई मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमको सिस्टम को लीगलाइज करना है, दैट इज दी अवर प्रायोरिटी, by which the instruments contemplated by it could pass from hand to hand by negotiation like any other goods, provided that such usages may be excluded by the word in the instrument which indicate an intention that the legal relation of the parties thereto shall be governed by this act and come into force on first day of March 1882। MCQ में सवाल आ सकता है कि भाई नेगोशिएबल आपका कब से लागू हुआ था, तो हमको लिखना है भाई 1 मार्च 1882 से आपका नेगोशिएबल एनफोर्स हुआ था। वन मिनट, चल। तो हमारा एक्ट जो आया था 1 मार्च 1882 से हमारा एक्ट एनफोर्सेबल हुआ था। इरेजर आज हमारी काम नहीं कर रही है। चले, मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ इंस्ट्रूमेंट। द वर्ड इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ डॉक्यूमेंट विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल by custom of trade from one person to another by mere delivery or by endorsement and delivery। endorsement by mere delivery मतलब bearer instrument, और by endorsement हमने specific नाम लिखा है और फिर दिया है उसको, it is called specific order पे, right? The property in such instrument passes to the bona fide transferee for value। दोनों चीजें होना चाहिए, हमने ऑलरेडी बात की है। The Act does not define the term negotiable instrument. However, सेक्शन 13 ने, और हमने बात की है कि भाई सेक्शन 13 को हमने याद कैसे किया है, राइट? सेक्शन 13 ने 3 तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बताए हैं। एक है बिल ऑफ एक्सचेंज, सेकंड है प्रोमिसरी नोट एंड थर्ड है चेक, अ पेबल ईदर टू द ऑर्डर या फिर बियरर। हमने 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 13 में कवर किए हैं। एंड सेक्शन 13 में जो 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं वो कौन कौन से हैं? बिल प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। सेक्शन 4, 5, 6 अब चाहे तो आप ऑर्डर पे दे, चाहे तो बियरर इंस्ट्रूमेंट है, कैसा भी हो वो कवर्ड होगा। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये हमने बात की है, हम बार बार ये लिखेंगे ताकि आपको याद रहे कि भाई कंसेप्ट क्या है। ये है सेक्शन 6 और बीच का बचा सेक्शन 5। भगवान के लिए सब इसमें कोई नया रूल मत लगाना कि यार हाउ टू लर्न दी सेक्शन 5, कोई सर का कंसेप्ट लगाए हम ना। भाई ये नोट है 4 अल्फाबेट, सेक्शन 5 और सेक्शन 4 6 है, चेक है, काम खत्म। एन इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू ऑर्डर व्हेन, साफ साफ लिखा हो और किसी स्पेसिफाइड पर्सन को हमने दिया हो। इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल when it is expressed to be payable to a specified person and does not contain words prohibiting its transfer। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई वो रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, जैसा हम एक बात करेंगे बाद में, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। दैट इज इट इज ट्रांसफर बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। A negotiable instrument is payable to bearer when, पहली वाली लाइन दोनों में सेम है, एक्सप्रेस टू बी सो पेबल मतलब अगर आप देखोगे ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल सेम है, और व्हेन दी ओनली एंड द लास्ट एंडोर्समेंट ब्लैंक हुआ है तो हम क्या बोलेंगे? अरे भाई ब्लैंक होगा तभी तो आप उसको फर्दर ट्रांसफर कर पाओगे, और तभी तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? तभी तो उसको हम बियरर इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं, वरना वो क्या होता? वरना वो आपका होता स्पेसिफिक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो जाता। आगे, इसेंशियल फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, राइट? ध्यान से, बहुत सारे फीचर्स हैं। पहला तो यार राइटिंग में होना चाहिए। भाई ये बताओ यार, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक पे आपने कुछ मेंशन नहीं करा, राइटिंग में नहीं है, तो वो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होगा क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है भाई।
राइटिंग में तो होना ही चाहिए, ओरल की हम बात ही नहीं करते हैं। इट शुड बी साइंड, आपको क्या करना है, प्रॉपरली साइंड होना चाहिए। फ्रीली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, फ्रीली ट्रांसफर होना चाहिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, लिविंग पर्सन। होल्डर टाइटल इज फ्री फ्रॉम इट डिफेक्ट, जिसने भी होल्ड किया है, राइट, उसका टाइटल फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट हो। इट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम टिल इट्स सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन मतलब पेमेंट, राइट, सेटिस्फेक्शन मतलब पेमेंट। अगर कोई चेक है और चेक पे हमने नाम नहीं लिखा है, सिर्फ साइन है और अमाउंट है, और वो ट्रांसफर हो रहा है, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, वो एफ ने बाद में जाके बैंक में अपना नाम लिख दिया और बैंक से एनकैश करा लिया, तो अब वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा, क्योंकि अब तो वो एनकैश हो गया है। एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे मनी। याद रखना, आपने बिना कोई कंडीशन के, आपने बोला है साहब मुझे वहां से पैसे मिल गए तो मैं आपके पैसे दे दूंगा, तो उन्होंने बोला है अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए पैसा देने के लिए। द प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे मस्ट कंसिस्ट ऑफ मनी ओनली। भैया सिर्फ हमको 10,000 रुपए तो हमको 10,000 ही देना, आप घर का फ्रिज उठा के मत देना। सिर्फ और सिर्फ क्या देना है आपको, मनी टर्म्स में ही बात होनी है, मतलब मॉनेटरी बात करें, हम यहाँ पर काइंड की बात नहीं करेंगे। आगे, द सम पेबल, द टाइम ऑफ रिपेमेंट पे मस्ट बी सर्टेन, राइट। सम पेबल मतलब कितना अमाउंट आपको देना है, दैट इज कॉल्ड सम पेबल। आपको 10,000 देना है। टाइम ऑफ पेमेंट कब देना है भाई, हमको 10th मई को देना है। पेई कौन है साहब, मिस्टर वाई को देना है। सब चीज सर्टेन होनी चाहिए, तभी उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। द इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड, मेयर ड्रॉइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट डज नॉट क्रिएट लायबिलिटी, राइट, उससे लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। आगे, प्रिजम्पशन एज टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे प्रिजम्पशन है, याद रखना। सेक्शन कौन सा है, 118। सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, सब एग्जाम में ऐसा सवाल 5 नंबर में सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे कि भाई प्रिजम्पशंस कौन कौन से हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, सेक्शन नंबर 118 याद रख ले, अच्छी बात है, नहीं याद रख पाए तो भी कोई बात नहीं है, बट प्रिजम्पशन बहुत जरूरी है। और कुछ कुछ प्रिजम्पशन तो आपको भी पता है कि भाई अगर कोई चेक है तो उस पर क्या क्या होना चाहिए, डेट डली होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, प्रॉपरली साइन होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट। ये 5 चीजें तो हमें बाय डिफॉल्ट याद है। Until the contrary is proved, the following presumption shall be made, इसका मतलब ये है कि भाई अगर कोई व्यक्ति प्रूव कर दे कि सर ये वाला बिल पे स्टैंप नहीं है, इस पे पार्टी का नाम नहीं लिखा, तो अलग बात है। अदरवाइज हम तो ये मान के चलते हैं कि भाई सारे इंस्ट्रूमेंट पर कंसिडरेशन के लिए ड्रॉ करे गए हैं, हम तो ये मान के चलते हैं कि भाई सारे इंस्ट्रूमेंट, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज मेड ड्रॉन फॉर कंसिडरेशन, बराबर है। सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट काहे के लिए ड्रॉ करे जाते हैं, कंसिडरेशन के लिए। बेसिक फंडा ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, डेट भी स्पेसिफिक रहने वाली है। एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बियरिंग अ डेट वाज मेड और ड्रॉन ऑन सच डेट। ब्लैंक डेट का चेक जो है लेते हैं वो प्रिजम्पशन के हिसाब से सही नहीं है। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज की बात है तो एक्सेप्टेंस भी जरूरी है, क्योंकि एक्सेप्टेंस के बाद ही तो लायबिलिटी क्रिएट होती है। एवरी एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज, ध्यान रखना, चेक पे एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, राइट, प्रोमिसरी नोट पे एक्सेप्टेंस का जिक्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज पे ही एक्सेप्टेंस की बात है। Was accepted within a reasonable time after its date and before its maturity. As to the time of transfer, every transfer of a negotiable instrument was made before its maturity.
जो भी आप ट्रांसफर कर रहे हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लॉ ने बोला यार मैच्योरिटी के पहले ट्रांसफर करो। एज टू द ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट मतलब appearing upon a negotiable instrument were made in order in which they are appear thereon, आपने किसी का नाम लिख दिया। स्टैम्प्स की बात है, लॉस्ट प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक वाज ड्यूली स्टैम्प, प्रूफ करना पड़ेगा। होल्डर की बात है, होल्डर इन ड्यू कोर्स हो सकता है। लॉ ने बोला ये सारे के सारे प्रिजम्पशन झूठ हो सकते हैं अगर कोई दूसरा व्यक्ति कॉन्ट्ररी प्रूव्ड कर दे सब एविडेंस के तौर पर, राइट। ये हमारे पास प्रिजम्पशंस हैं, याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिजम्पशंस इंपॉर्टेंट है। सेक्शन कौन सा है यार, 118 118। और हमारे पास कितने पॉइंट है यार, 3 4 5 6 और 7, राइट। तो हमारे पास 7 पॉइंट्स हैं प्रिजम्पशंस के लिए। कंसिडरेशन, राइट, सी डेट में, डी ए में एक्सेप्टेंस, टी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, एंडोर्समेंट, स्टैम्प होना चाहिए और होल्डर होना चाहिए। सब इसका हम कोई निमोनिक कोड ड्राफ्ट कर लेते हैं। इसका हम करते हैं ACID, एसिड, ACID, एसिड, TSH, बराबर है। सब ये इसका एक फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म हम निमोनिक कोड बोले, सब एसिड TSH ये हो सकता है। चलो आगे, नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट भाई प्रोमिसरी नोट। और प्रोमिसरी नोट के बारे में हमको पढ़ना है भाई सेक्शन 4 में कि जिक्र क्या है। चलो ये तो हमने बात की है सब इनके प्रिजम्पशंस एज टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की हमने बात की है। चले कौन कौन से प्रिजम्पशंस हैं, तो भाई सेक्शन 118 में जिक्र है। कौन से सेक्शन में जिक्र है यार, तो हमको प्रिजम्पशंस की बात करनी है, वो पूरा का पूरा जिक्र कहाँ है, सेक्शन 118 में। अनटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड द बिलो पॉइंट्स आर प्रिज्यूम्ड। पहला फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है भाई, कंसिडरेशन होना चाहिए, डेट होना चाहिए, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस की बात है, टाइम ऑफ ट्रांसफर की बात है, राइट, बहुत ध्यान से देखें। ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट का भी जिक्र है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे प्रॉपर्ली स्टैम्प होना चाहिए तभी तो लीगली इंस्ट्रूमेंट बनेगा। और होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को होल्डर इन ड्यू कोर्स कब कहते हैं, जब कंसिडरेशन देकर लिया है बिफोर मैच्योरिटी और उसको डिफॉल्ट डिफेक्ट का पता नहीं है, राइट। ये होते हैं हमारे प्रिजम्पशंस। और प्रिजम्पशंस कहाँ हैं यार, सेक्शन 118 में, 118 में। चल क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पहले हम बात करें यार सेक्शन 4 की, और वो बात करता है किसकी, प्रोमिसरी नोट की। बहुत ध्यान से, सेक्शन 4 पूरा का पूरा किसकी बात करेगा यार, प्रोमिसरी नोट की। तो पहले हम प्रोमिसरी नोट की ही बात करते हैं चार्ट से। अब कंसेप्ट क्या है वो हमारे सामने इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से आपको सेक्शन 4 तो याद हो गया है कि भाई सेक्शन 4 किसकी बात है यार, सेक्शन 4 किसकी बोल रहा है बात, प्रोमिसरी नोट की। अब ध्यान से, अ प्रोमिसरी नोट एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional undertaking। मैंने आपको 1,00,000 रुपए देने का वादा किया है विदाउट एनी कंडीशन। साइंड, मेकर ने साइन किया है। याद रखना यार, जो व्यक्ति, हम यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे डेटर,
और एक होता है क्रेडिटर। ये है मिस्टर ए और ये कौन है, मिस्टर बी है, राइट। अब डेटर ने प्रोमिसरी नोट लिख के दिया कि मैं आपको 1 लाख रुपए 10 दिन के बाद दूंगा आज की डेट से, तो ये हुआ आपका प्रोमिसरी नोट। तो जिसने ये बनाया है उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर द पर्पज ऑफ हम इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने वर्ड क्या यूज करें, डेटर क्रेडिटर। तो जो प्रोमिसरी नोट बनाता है उसको, वो कौन होता है, बेसिकली डेटर, जिसको पैसा देना है। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात है, यहाँ पर आप कैश को काइंड से रिप्लेस नहीं करोगे। टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, या फिर उस इंस्ट्रूमेंट के बियरर को मुझे वो चीज देना है। अब कुछ कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोमिसरी नोट की, बहुत ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट, तो ये सारे के सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जो हमको पढ़ने हैं थ्योरी में, बट यहाँ पर हमने चार्ट्स में अलग पैटर्न में ड्राइंग करी है। पहला, भाई कोई भी इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में होना चाहिए। साइन कौन करेगा, मेकर। मैंने बोल दिया, एक पेपर पे लिख दिया कि भाई मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा आज से 10 दिन बाद, साइन नहीं करे, क्या कर लोगे आप, वो लीगल इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। जैसे साइन करो तभी तो वो इंस्ट्रूमेंट बनेगा, उसके पहले तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है। साइंड बाय द मेकर, उस पे प्रॉपरली स्टैंप लगानी है, डेट डालनी है, और मैंने सामने वाले से प्रॉमिस टू पे किया है। और ये प्रॉमिस भी कैसा है, विदाउट एनी कंडीशन। मैंने ऐसा नहीं बोला कि मुझे पैसे मिल गए वहां से तो मैं आपके पैसे दूंगा, मेरी लॉटरी लग गई तो मैं आपको पैसे दूंगा, मेरा घर बिक गया तो मैं आपको पैसे दूंगा। अनकंडीशनल है ये। पे टू द सर्टेन पर्सन सर्टेन सम ऑफ मनी, और सिर्फ क्या देना है, पैसा ही देना है। काइंड में देने की बात है तो उस पर नेगोशिएबल नहीं लगेगा, राइट, ये चीज इंपॉर्टेंट है। पार्टीज टू द प्रोमिसरी नोट, दो पार्टी होती हैं, एक होता है मेकर और एक होता है पे। मेकर मतलब डेटर, जिसको पैसा लेना है, दैट इज कॉल्ड डेटर। मतलब जिसको पैसा देना है, सॉरी, जिसको पैसा देना है उसको हम बोलेंगे डेटर। द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस टू पे इज कॉल्ड द मेकर। He is the debtor and must sign the instrument. ये डेटर होता है, इंस्ट्रूमेंट साइन करता है। Pay. Pay is the person to whom the amount on the note is payable. मतलब ये कौन हुआ यार, क्रेडिटर्स। ये कौन हुए साहब, क्रेडिटर्स हुए हमारे। एक्स्ट्रा शॉर्ट, A promissory note cannot be made payable to bearer, सेक्शन 31 आरबीआई सीजी वाली बात है, तो अलग बात है। ये है हमारा सेक्शन कौन सा है, 4। अब हम चलते हैं थ्योरी कंसेप्ट पर कि भाई थ्योरी में कंसेप्ट में क्या क्या मेंशन है। चले, प्रॉमिसरी नोट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अ प्रॉमिसरी नोट इज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, काय में होना चाहिए, राइटिंग में, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट। राइटिंग में करेंसी नोट, बैंक नोट को नहीं बोलते हम ये। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the, हम आपके ऑर्डर पे किसी को पे करेंगे या जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको हम वो पे कर देंगे 1 लाख रुपया 10 दिन के बाद। आज से लॉ ने बोला ये क्या है आपका प्रोमिसरी नोट। अब देखो होता कैसा है, दिखता कैसा है, तो भाई ऐसा दिखता है, एक तो अमाउंट मेंशन रहेगा, प्लेस रहेगी, वक्त रहेगा, डेट, 3 मंथ आफ्टर डेट। 3 मंथ आफ्टर डेट मतलब 10 अप्रैल 2020 से 3 महीना। चालू कब से होगा, 11 तारीख से काउंट करेंगे। आई प्रोमिस टू पे श्री रमेश पेई और टू हिज ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। सब यहाँ पर सिग्नेचर एचडी में राम ने साइन कर दिए और राम ने बोला मैं रमेश को 10,000 रुपया दूंगा टू श्री रमेश B20 ग्रीन पार्क मुंबई और मेकर, राइट। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। ये है एक स्पेसिमेन किसका, प्रोमिसरी नोट का। पार्टीज टू प्रोमिसरी नोट। अब प्रोमिसरी नोट में पार्टीज कौन कौन होती है, लॉ ने बोला एक होता है मेकर और एक कौन होता है,
payee. Maker मतलब the person who makes the promise to pay is called the maker. He is the debtor and must sign the instrument. भैया बिना सिग्नेचर के तो वैलिडिटी है ही नहीं कुछ, तो सिग्नेचर बहुत जरूरी है. Payee. Payee is the person to whom the amount on the note is payable. हम वर्ड यूज करेंगे creditors. एग्जाम्पल कस्टमर, ड्रॉवर, मेकर बोल दो, डेटर बोल दो, पेयर बोल दो. सप्लाई ऑफ गुड, इशू करा प्रोमिसरी नोट. ड्रॉई को बियरर बोल दो, क्रेडिटर बोल दो, पेई बोल दो, सप्लायर, और इसने गुड्स यहाँ सप्लाई कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रोमिसरी नोट, दैट इज कॉल्ड प्रोमिसरी नोट ट्रांजेक्शन. अगर एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है प्रोमिसरी नोट के ऊपर तो आपको फीचर्स लिखना बहुत जरूरी है. सबसे पहला तो राइटिंग में एन ओरल प्रॉमिस टू पे इज नॉट सफिशिएंट. भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होगा, लॉ ने बोला नेगोशिएबल में नहीं होता भैया, जो भी देना लिख के देना. देयर मस्ट बी अ एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज इनसफिशिएंट. अगर आपने बोला हाँ मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा साहब, लॉ ने बोला ना, आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा. क्वेश्चन, I acknowledge myself to be indebted to B in rupees 1,000 to be paid on demand for value received. Valid promissory note as per the promise to pay is definite. किसको देना है, कितना देना है, कब देना है. मिस्टर बी, आई ओ यू, लॉ ने बोला ये क्या टाइम पास लिख रहा है यार, आई ओ यू 1,000. इनवैलिड promissory note है, as there is no promise to pay, it is just an आई ओ यू. मैंने आपसे पैसा लिया है, भाई तूने दिया कब है, तूने देने का वादा कब किया है, कुछ नहीं किया. तो लॉ ने बोला ये तो सिर्फ डेट को आपने स्वीकारा है कि मैंने आपसे 10,000 रुपए लिया है, राइट. तो मिस्टर बी ने लिखा है आई ओ यू. लॉ ने बोला यार फालतू टाइम पास नहीं. आगे, द प्रॉमिस टू पे शुड बी डेफिनेट. जो भी प्रॉमिस टू पे है वो डेफिनेट होना चाहिए एंड अनकंडीशनल होना चाहिए, विदाउट एनी कंडीशन. Therefore, instrument payable on performance or non-performance of a particular act or the happening or non-happening of an event are not promissory note. उनको हम promissory note नहीं कहते. However, the promise to pay may be subject to condition which, according to the ordinary experience of mankind, is bound to happen. ये चीज होगी ही. सवाल, ये सब आपके दिमाग के जाले खोलेंगे, सब दिमाग में जहां जहां डाउट आता है ना, वो सब ये एग्जाम्पल सब चीजें साफ कर देंगे आपकी. आई प्रॉमिस टू पे ₹500 7 days after my marriage with C. The promissory note is invalid as a marriage with C may or may not happen. बराबर है. लॉ ने बोला कंडीशन लगा दी ना आपने, ऐसा नहीं होता है. एक और, I promise to pay B ₹500 on D's death. As the death of D is certain, promise is unconditional, thus the promissory note is valid. अगर याद रखना भाई, मरना तो तय है, शादी हो या ना हो. तो लॉ ने बोला यार शादी वाला कॉन्सेप्ट वो तो भैया आपका कौन सा हो गया, कंडीशनल. बट अगर आपने बोल दी डेथ, तो भाई डेथ तो सर्टेन है, आज मरे 10 साल बाद मरे, बट मरेगा तो 110% और पैसा हमको मिलने के चांसेस है. तो ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड होता है. आप ये मत सोचना भैया ये कैसे पॉसिबल है. आई प्रॉमिस टू पे बी ऑन डीज डेथ प्रोवाइडेड डी लीव्स मी इनफ मनी. ये गलत चीज है भाई. ये आपने डी की डेथ तो ठीक है, बट वो मेरे लिए पैसा छोड़ के जाएगा तो मैं तेरे को दूंगा, गलत है. Invalid promissory note as promise is dependent on D's leaving behind money which is not certain. और certain होना चाहिए 110%. A promissory note must be signed by the maker, otherwise it is incomplete and ineffective. भाई मेकर डेटर साइन करेगा, मेकर साइन करेगा तभी तो आगे बात बनेगी. प्रॉमिस टू पे सिर्फ और सिर्फ क्या देना है, पैसा देना है. एक और क्वेश्चन, I promised to pay B 500 rupees and to deliver him my black horse on 1st January next. It is not a valid promissory note as the promisor black horse which is not the money. सिर्फ और सिर्फ पैसा ही इन्वॉल्व होगा
और कोई चीज काइंड की बात नहीं है। एक और, promise to pay a certain sum. I promise to pay 500 and all other sum. लॉ ने बोला दिक्कत है, which shall be due to him. Promissory note invalid है as the amount payable is not certain. G, the maker payee must be certain. maker और payee क्या होना चाहिए? certain होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, डिफरेंट पर्सन होना चाहिए। आप खुद ही को पे करने के लिए खुद प्रॉमिस नोट लिख रहे हो, लॉ ने बोला एक ही व्यक्ति है, हम मूर्ख बनाए जा रहे हैं, गलत है। अ प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर, सेक्शन 31 आरबीआई वाला। ओनली द रिजर्व बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक और इशू अ प्रोमिसरी नोट पेबल टू बियरर। Stamping. A promissory note must be properly stamped in accordance with the provision of Indian Stamp Act 1899. Such stamp must be duly cancelled by maker, signature और इनिशियल। आपने देखा होगा स्टैंप पे ऐसे दो लाइनें खींची होती हैं स्टैंप के ऊपर, जब भी कोई एडेसिव स्टैंप रहता है ताकि कोई फिर से उसको रीयूज ना कर पाए। ये चीज यहाँ नहीं, ये चीज इंडियन स्टैंप एक्ट में कैंसिलेशन ऑफ स्टैंप में सेक्शन 11-12 है, वहां मेंशन है, राइट। ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास प्रोमिसरी नोट का। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? हमने सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात की है। 1 मार्च 1880, 1 मार्च 1882 को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कमेंसमेंट डेट है। फिर हमने सेक्शन 4 पढ़ा, 5 पढ़ा, 6 पढ़ा एंड 13 पढ़ा। 4 में क्या है यार? प्रोमिसरी नोट का जिक्र है। 5th में क्या है? सब बिल ऑफ एक्सचेंज का जिक्र है। 6th में क्या है? चेक का जिक्र है। और 13 में ये तीनों का जिक्र है, बराबर है। और सेक्शन 118 में प्रिजम्पशंस है कि भाई कौन कौन से 7 तरह के प्रिजम्पशंस बताए हैं लॉ में। हम तो ये मानते हैं कि ये चीज रहेगा अनलेस कॉन्ट्री इज प्रूव्ड। और सेक्शन 4 को डिटेल में पढ़ा है भाई। प्रोमिसरी नोट में सिर्फ और सिर्फ पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, हर चीज स्पेसिफाइड होना चाहिए, कोई चीज ऐसी ना हो सब जो स्पेसिफाइड नहीं हो। ये है हमारा पहला कॉन्सेप्ट किसका? प्रोमिसरी नोट का।